इटावा लायन सफारी में हम आ चुके हैं। ये पूरा का पूरा आसपास का इलाका समाजवादी पार्टी का गढ़, और इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको उनकी ओर से पूरा किया गया है, और यकीनन बेहद खूबसूरत ये जगह। लेकिन इस जगह के जरिए क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है, और थोड़ा आगे चलेंगे अखिलेश जी। हम सब ने देखा कि रथ यात्रा किस तरह से आपकी चल रही है, लेकिन अब आपकी साइकिल पर सवारी 2012 में इसी साइकिल पर सवार होकर आपने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। 22 में 22 किल, कितनी तेजी से दौड़ रही है आपकी साइकिल? अभी तक जितने कार्यक्रम हुए हैं, मुझे लगता है कि साइकिल की रफ्तार बहुत बड़ी है, और जैसे चुनाव करीब आएगा उत्तर प्रदेश में आप साइकिल की रफ्तार देखेंगे। आज लोग याद कर रहे हैं कि पुरानी सरकार में जो काम हुए थे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां पर एम्बुलेंसेस दी गई थी, हॉस्पिटल्स बन रहे थे, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे थे, कैंसर इंस्टीट्यूट बन रही थी, एम्स के लिए जगह दी जा रही थी। दूसरा, एजुकेशन के क्षेत्र में जो बदलाव लाने की कोशिश की गई थी, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, हायर एजुकेशन हो, उसमें भी लगातार काम चल रहा था। पुलिस को लेकर के स्ट्रक्चरल चेंज क्या ला सकते हैं कि पुलिस का एक रिस्पांस सिस्टम बेटर कैसे हो। यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को न्यूयॉर्क भेजा गया, ह्यूस्टन भेजा गया, सिंगापुर भेजा गया, और वो देख कर क्या है कि आखिरकार वहाँ का कंट्रोल सिस्टम पुलिस का कैसे चलता है। उसके बाद डिजाइन हुआ यूपी का, और लखनऊ में सबसे बड़ा सेंटर बना, एक स्ट्रक्चरल चेंज दिखाया। बेटियों के लिए कन्या विद्याधन मिल रहा था, लैपटॉप मिल रहा था, 50 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिल रही थी, ऑनलाइन उनका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के थ्रू जा रहा था। मुझे खुशी है उस समय कि 12 के बाद से लेकर के 17 तक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बैंक्स की ब्रांचेस खुली, एटीएम मशीन्स लगी, और दिल्ली की सरकार ने भी ये तारीफ की कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोगों ने अकाउंट खोला। और सबसे पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में और जो हमारी लाभकारी योजनाएं थी उनमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम का लाभ उठाया और सीधा अकाउंट में भेजने का काम शुरू हुआ। जो बातें आप गिना रहे हैं, बीजेपी का भी इसी तरह का दावा है, लेकिन सबसे पहले मैं चाहेंगे जरा इसके बारे में बताइए। आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको आपने पूरा किया, ये शेर जिसको लेकर 2014-13 में हम सब ने देखा था, गुजरात और यूपी में एक अलग तरह की लड़ाई भी छिड़ी हुई थी। ये लाइन सफारी है और एनिमल सफारी है, क्योंकि ये जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास थी। मुझे याद है कि नेताजी जब अपनी सरकार में थे, उन्होंने तय किया था कि यहाँ पर सफारी बनाई जाएगी। उस समय सरकार बहुत दिन नहीं रही, सफारी नहीं बन पाई। समाजवादी की सरकार जब दोबारा बनी, उस समय इसका प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ, एनिमल सफारी भी बनी, साथ ही में लाइन सफारी बनी। और पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट इटावा में, और एस्थेटिक लाइन्स के लेकर के जो रिसर्च होती थी, जो काम होता था, जो संरक्षण होने का काम हुआ, वो इटावा में हुआ। और इसके लिए जहां हमने एक्सपर्ट को शामिल किया, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट हैं, और उनको जरूरत ये थी कि बाहर के भी एक्सपर्ट उनको मदद करें, तो वो भी कोशिश की गई। उसके बाद ये लाइन सफारी क्रिएट हुई, एनिमल सफारी क्रिएट हुई। ये सामने जगह है, मैं और नेताजी खुद आए थे। अच्छा। और नेताजी ने यहाँ पर पेड़ लगाए थे। उस समय 1000 एकड़ में प्लांटेशन हुई थी, और मुझे खुशी इस बात की कि 1000 एकड़ में जो पेड़ लगे थे, कोई पेड़ खराब नहीं हुआ। आज पेड़ों की जगह वो जंगल दिखाई दे रहा है। 1,34,000 के लगभग एक साथ पेड़ लगाए गए थे। ठीक है, हम चलेंगे आगे। आपको बता दें कि इस लायन सफारी में अभी 19 शेर हैं, जिनमें से 9 की ब्रीडिंग यहीं पर हुई है। ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। ये तमाम कामकाज आपकी ओर से गिनाए जा रहे हैं। 2012 से 17 तक आपने बहुत सारे काम भी किए, जिसमें इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर लगातार समाजवादी सरकार सामने रखती है। लेकिन 2017 में आपके ही गढ़ में आपको बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी से मिली थी, तो उस चुनौती से निपटने का, उससे पार पाने का इस बार क्या तरीका अख्तियार किया है आपने? लोगों को उम्मीद ये थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो बड़े पैमाने पर काम होगा, और जो सपने दिखाए गए थे उस समय, जो वादे किए गए थे, आज जनता स्वीकार कर रही है कि वो वादे सब जुमले निकले। और एक एक जुमला जो था, उस समय लोगों को सपना लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो काम पूरे होंगे। लेकिन आज पीछे मुड़ करके जब लोग देखते हैं तो पाते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, जो फसल यहाँ की उसकी कीमत नहीं मिल रही है, बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी और रोजगार की बात की गई थी, आज उन्हें नौकरी और रोजगार नहीं मिल रहे हैं। जिस तरह महंगाई बढ़ी है, महंगाई का कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। और क्योंकि हम इटावा में हैं,
इटावा को ये उम्मीद थी कि बीजेपी के आने के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार से ज्यादा काम होंगे, लेकिन जिस तरीके का धोखा मिला है जनता को, यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट जो समाजवादी सरकार में बनना शुरू हुआ था उसको आगे बढ़ा सकते थे, उसके लिए बजट का इंतजाम कर सकते थे, लेकिन उन प्रोजेक्टों को भी पूरा नहीं किया, लेकिन वो आधे अधूरे छोड़ दिए। कर रहे हैं, आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं, मैं इस पर आऊंगी। लेकिन ये यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं, लायंस सफारी के अंदर हम चल रहे हैं इस वक्त। स्पेनिश टीम आपने बुलाई थी, विदेशों से टीम ने आकर इसको बनाया था, जरा उसके बारे में बताइए, किस तरह से आप उनके संपर्क में आए और इस पूरे इलाके को डेवलप किया गया? क्योंकि इसको थीम देना था, तो उस समय जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने कोई एक स्कल्पचर था जो इस तरह का काम करते हैं, जो थीम के लिए काम करते हैं, उसको लेकर के आए थे। और इत्तेफाक से जो काम करने वाला बंदा था वो स्पेन का था और दिल्ली में कई काम उन्होंने किए थे। अच्छा। तो उसके बाद यहाँ पर अधिकारियों ने फैसला लिया कि इसको एक थीम दिया जाएगा, और क्योंकि ये लाइन सफारी और एनिमल सफारी बन रही है और इसका इम्प्रेशन जो हो, वो इम्प्रेशन कम से कम लोगों के दिमाग और दिल दिमाग में ये जाए कि जब बनकर के तैयार हो तो लोगों को लगे कि हाँ ये एनिमल से जुड़ी हो और इंडियन आर्किटेक्चर और इंडियन कुछ चीजों से मिलता जुलता हो। तो उसने रिसर्च कर करके और ये इस तरह का डिजाइन किया है कि जब आप यहाँ आते हैं तो लगता है कि न जाने कितने साल पुरानी चीज ये बनी हुई है। और हालांकि ये बनी सब नई चीज है, ये सब आरसीसी पे उसने काम किया है, और ये आरसीसी को जो काटने का काम हुआ है वो किसी छेनी हथौड़े से नहीं काटा गया, वो पानी जो पानी था उससे पानी से काट करके डिजाइन लाने का काम किया। पानी से काट कर इसको डिजाइन किया जो गया है। डिजाइन हुई है हाँ। वो कारीगर जो लोग हैं वो इसको जानते हैं, और जो लाइन या काटने का काम हुआ है, इस शेप देने का जो काम हुआ है वो हुआ है पानी के को लेकर, जो प्रेशर से पानी डालते हैं उससे उसने डिजाइन किया ये सब। ठीक है। बीजेपी एक विकास मॉडल के तौर पर वाराणसी को आगे रख रही है। उसने बताया कि देखिए बनारस में हमने कितना विकास कर दिया है। अगर अखिलेश यादव को एग्जाम्पल के तौर पर कुछ रखना हो देश के सामने तो क्या गिनाएंगे आप? मैं ये कह सकता हूँ पूरे प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सरकार में काम हुआ है उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। बलिया में बिहार को जोड़ने के लिए सबसे बड़ा पुल बना है। बलिया में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दी थी। बलिया में चंद्रशेखर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया था। गाजीपुर को हाईवे दिया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया है, वहां पर मंडी बननी थी। गाजीपुर शहर को अर्बन प्लानिंग के तहत वहां की बिजली अंडरग्राउंड हो जाए, वहां की सड़कें बेहतर हो जाए, वो काम दिया है। वाराणसी में वर्णा नदी पर काम दिया। जौनपुर में मेडिकल कॉलेज दिया। आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज दिया। एग्रीकल्चर के लिए कॉलेज दिए। वहां पर तमाम फोर लेनिंग सड़कों को जोड़ने का काम हुआ। आजमगढ़ से मऊ फोर लेन सड़क बनाई गई। आजमगढ़ से जौनपुर फोर लेन सड़क बनाई गई। आजमगढ़ से इलाहाबाद फोर लेन सड़क बनाई गई। अगर आप प्रतापगढ़ में आते हैं तो कई ट्रामा सेंटर दिए हैं। पूरा पूर्वांचल गिना रहे हैं आप, और पूर्वांचल पर ही सबसे ज्यादा फोकस है बीजेपी का। इलाहाबाद से कौसाम्बी बनाई है। आपके जो गोरखपुर में जू बना है वो मायावती जी के समय पर शुरू हुआ था, और उसका बजट देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ है। जू दिया वहां पर। तालाब की शुरुआत क्योंकि केंद्र सरकार में काम शुरू हुआ था, उस काम को अगर किसी ने बढ़ाया तो समाजवादी सरकार में बढ़ा है। जू में जो शेर गए और शेरों को रख रखाव का इंतजाम किया गया था वो यहीं पर किया गया था, इटावा में। इसके बाद गोरखपुर में शिफ्ट किए गए थे वो शेरों को लेकर भी। तो अलग तरह मैं अयोध्या में आ जाऊं। अयोध्या अम्बेडकर नगर में एनटीपीसी का 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगाया है। बुनकरों को फिक्स रेट बिजली मिलती थी। इतने सारे काम आप गिना रहे हैं, मतलब एक सांस में पूरा का पूरा काम आप गिनाते जा रहे हैं। लेकिन ये बताइए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर फिर खुद को भी धार्मिक बताने की क्या जरूरत है? हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं और फोटो ट्वीट करते हैं बजरंगबली के आशीर्वाद लेते हुए। क्योंकि जिस समय मैं रथ यात्रा शुरू कर रहा था रायबरेली में, उस मंदिर के पुजारी बाहर आ गए और उन्होंने जिद की इस बात की कि मंदिर में आए। तो जब पुजारी अगर बुला रहे हो तो आप मना नहीं कर सकते। तो मैं गया मंदिर में और भगवान और बजरंगबली जी का आशीर्वाद लिया, और फिर मैंने रायबरेली की यात्रा शुरू की। अच्छा, मतलब उसका डायरेक्टली राजनीति और धर्म का कोई लेना देना नहीं है।
पंडित जी ने बुलाया तो आप दर्शन करने के लिए पुजारी पहुंच गए थे, वहां उन्होंने पर। बुलाया। और ये कोई पहली बार पूजा नहीं कर रहा हूँ। पूजा हमारे व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। मैं घर में क्या पूजा करता हूँ, कोई क्या पूजा करता है, किस भगवान को पूजता है, कौन किस देवी की व्रत रखता है, ये सबका व्यक्तिगत है। लेकिन पॉलिटिक्स में सड़क अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी, मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये बड़े सवाल हैं। अभी ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी ने लंबी चौड़ी पूछताछ की है। जया बच्चन जी से इसके बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा यूपी हार रहे हैं। तो यूपी का कुछ कनेक्शन है क्या ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी की इतनी लंबी चौड़ी पूछताछ? देखिए, ये बदनाम करने के लिए, और अगर कोई जांच करनी थी तो चुनाव से पहले क्यों नहीं की गई? ये जो एजेंसीज हैं, क्या ये पहले एजेंसीज नहीं जांच कर सकती थी? क्या नोटिस नहीं भेज सकते थे? इन्होंने यूपी नोटिस चुनाव क्यों से नहीं भेजे? कनेक्शन है ऐश्वर्या से जो पूछताछ चली है, आप सीधे तौर पर तो यही बोल रहे हैं। देखिए, जया बच्चन ने अगर जो बातें कही। जया बच्चन जी ने कहा है कि हाँ यूपी के चुनाव को लेकर के कनेक्शन है, तो मैं स्वीकार करता हूँ कि जया बच्चन जी ने कहा होगा, ठीक ही कहा है उन्होंने। इस और वजह फिर से ऐश्वर्या से पूछताछ की जा रही है। सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार किसी को भी परेशान करने के लिए कभी भी ये इन एजेंसीज को भेजा जा सकता है। क्या उन्होंने मेरे ऑफिस में जो चाय का इंतजाम करता है, जो औरों के वर्कर्स को लेकर के जिनकी मदद करने का या इलाज कराने का काम करता है, हर पॉलिटिकल नेता के पास ऐसे कई लोग ऑफिस में काम करते हैं कि जो समय आने पर कि कोई वर्कर है जिसका इलाज कराना है, वो लोग बोल रहे हैं रूटीन का काम है। इस पर इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों है? चोर नहीं, की दाढ़ी रूटीन में का काम तिनका, था। चोर की ये दाढ़ी बोल में- रहे हैं मुख्यमंत्री योगी तो आदित्यनाथ। मैं कहूंगा मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि गोरखपुर में दुकानें जो गिराई गई, उस जमीन पर मुआवजा कितना उठाया है मुख्यमंत्री जी ने? और मुख्यमंत्री जी ये बताएं, कहाँ की दुकानें? वहां पर मंदिर के परिसर के आसपास दुकानें थी, सड़क चौड़ी होने के लिए। उसका तो आप वाहवाही लूट रहे हैं कि सड़क चौड़ी करने के लिए हमने दुकानें गिरवा दी। क्या आपने मुआवजा नहीं लिया? सरकार ये बताए कि मुआवजा कितना लिया है। मुख्यमंत्री जी बताएं उन दुकानों को गिराने के बाद जमीन का मुआवजा मुख्यमंत्री जी ने कितना लिया है? और जो यूनिवर्सिटी बनी है, क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि क्या वो वेटलैंड नहीं थी, वो तालाब नहीं था? क्या जबरदस्ती वहां पर किसानों से नहीं लिखवाई गई जमीन यूनिवर्सिटी को लेकर के? ये सच्चाई कौन बताएगा? ठीक है। क्यों? और क्योंकि वो ऑफिस में काम करता है, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में काम करता है। समाजवादी पार्टी का रथ ना चले, लोग परेशानी में चले जाएं, बदनामी हो जनता के बीच में, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके ये छापा और इस तरह का काम किया है। ठीक है, मेरे दो जल्दी अब हम अपने कार्यक्रम के आखिरी दौर में हैं, इसलिए पूछ लेती हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। 19% वाले यूपी वाले आबादी में आखिर मुख्यमंत्री मुसलमान क्यों नहीं बन सकता? और वो अपनी पार्टी को जोर शोर से आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। देखिए, वो क्या कह रहे हैं, यूपी में क्या करना चाहते हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन उनके दल से समाजवादी पार्टी का कोई अलायंस नहीं होने जा रहा है। और जहां तक अल्पसंख्यक खासकर मुख्यमंत्री का दांव चल रहे हैं, खासकर अल्पसंख्यक और मुसलमान भाइयों के बीच में काम करने की बात है, समाजवादी पार्टी और देश की जितनी भी योजनाएं, उनको पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से लागू करने का काम समाजी सरकार में होगा। ठीक है। इधर दूसरी तरफ चूंकि हम आप ही के गढ़ में हैं और मुझसे बातचीत करते समय आपके चाचा की ओर से कहा गया कि अब अखिलेश यादव ही हमारे नेता हैं, तो शिवपाल यादव जी के ऊपर 5 सालों के बाद कौन सा जादू किया आपने, जिसके बाद अब नेताजी के बाद, मुलायम सिंह यादव के बाद वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ही हमारे नेता हैं? मुझे खुशी है इस बात की कि चाचा अब साथ आ गए हैं और उनका दल और उनके दल के नेता समर्थन दे रहे हैं। चाचा से दिल मिले आपके? क्योंकि चाचा हैं और उनका कभी भी अगर सम्मान करने का आमना सामना हुआ होगा तो मैंने सम्मान उसी तरह दिया जिस तरीके से सम्मान दिया जाता है। उन्होंने कहा ट्रेनिंग उन्होंने ही दी है आपको? जी ठीक बात है, वो सही कह रहे हैं। क्योंकि ट्रेनिंग के साथ साथ जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, नेताजी के अलावा और परिवार के सदस्य हैं वो देखते थे और चाचा देखते थे कि पढ़ाई में कोई कमी तो नहीं है, या जब मिलने जाना पड़ता था हॉस्टल में तो वही लोग आते थे। लेकिन सवाल वो नहीं था, सवाल उस समय परिस्थितियां थी। शिवपाल जी की पार्टी को मैंने ये कहा कि हम कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडजस्ट कर लेंगे। अपने साइकिल चुनाव चिन्ह से
नहीं, मैंने उनका कहा कि दल है, और जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों को मैंने कहा है कि आप अपने सिंबल पे लड़ना चाहें तो अपने सिंबल पे लड़िए, और अगर आपका प्रत्याशी हमारे सिंबल पे लड़ना चाहता है तो हम अपने सिंबल पे भी लड़ा देंगे। अभी इनका चुनाव चिन्ह स्थायी नहीं है, तो अभी तय नहीं किया है हम लोगों ने कि सिंबल क्या होगा, लेकिन ये चॉइस मैंने क्षेत्रीय दलों के साथ रखी है कि अगर क्षेत्रीय दल चाहेंगे तो हमारे सिंबल पे भी लड़ने, और चाहें तो वो अपने सिंबल पे भी लड़ लें। कितनी सीटें देंगे उनके लोगों को? उन्होंने कहा हमारे जीतने वाले उम्मीदवारों को बस ये टिकट दे दें। मैं जो परिस्थितियों के हिसाब से समीकरण में जो जीतने वाले होगा उस पर विचार करूंगा। अभी कोई विचार नहीं है उस पर? नहीं, विचार किया है। शिवपाल जी से ये नहीं कहा कि क्यों अलग पार्टी है आपकी, आ जाइए समाजवादी पार्टी में, ऐसी कोई बातचीत? क्योंकि ये बात जरूर हुई है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि किसी पार्टी का विलय नहीं करूंगा, क्योंकि क्षेत्रीय दल हैं, उनकी एक अपनी पहचान है, उनका एक संगठन है, उन संगठन के लोगों को फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। विलय का मतलब ये होता है कि जो संगठन में दूसरे में, उस संगठन को भी साथ लेना पड़ेगा। तो इसलिए किसी भी क्षेत्रीय पार्टी का अगर संगठन है तो संगठन को मैंने नहीं छुआ। अगर उनका चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं हो पाता है स्थायी तौर पर, तो सारे लोग उनके साइकिल पर ही, खुद शिवपाल यादव जी भी साइकिल चुनाव चिन्ह से मैं इस बात पे नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि जो चाहेंगे वो सिंबल, उस सिंबल पे वो चुनाव लड़े। और क्षेत्रीय दल अगर आप चाहते हैं कि अपने सिंबल पे लड़े चुनाव, तो मैंने कहा अपने चुनाव सिंबल पे लड़िए। अगर क्षेत्रीय दल चाहेंगे कि हमारे सिंबल पे चुनाव लड़े, पार्टी के सिंबल पे लड़े, तो मैं पार्टी के सिंबल पे लड़ाऊंगा। जयंत चौधरी जी को कितनी सीटें दी, उसको लेकर अलग अलग कयास चल रहे हैं, कितनी सीटें दे दी? जयंत जी से जो बात हुई, जब सीटें लगभग फाइनल हो गई, उसके बाद ही गठबंधन तय किया। कितनी सीटें फाइनल हुई हैं? अब कुछ तो ब्रेकिंग न्यूज, मतलब हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, उनके लिए कुछ तो ब्रेकिंग न्यूज देंगे ना? मैं ब्रेकिंग न्यूज यही है कि मैं सम्मान के साथ उनको सीटें दी हैं। ये तो बात आप और जब लोग गठबंधन की सीटें देखेंगे तो सब महसूस करेंगे कि हाँ, ठीक तरीके से सम्मान देकर के उनको साथ लिया है। छोटे छोटे दलों के साथ जितने लोगों का आपका गठबंधन था, आप खत्म हो गया। हाँ, मेरी शिवपाल जी के साथ ही आपका आखिरी पेंच फंसा हुआ था, वो भी क्योंकि जिन दलों से मैंने गठबंधन किया है, उन दलों से पहले सीटों को लेकर के बातचीत की, क्योंकि हर दल सीट ज्यादा चाहता है। मेरी कोशिश थी कि सीट वही मिले जो जीत सकें वो लोग। तो जब सीट पर लगभग बात तय हो गई है, उसके बाद ही गठबंधन अनाउंस किसी भी दल के साथ किया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक दो सवाल आखिरी का ले लेते हैं। आपका पारिवारिक सैफई, इटावा, यहीं पर आपका जन्म हुआ, यहीं पर आपने पढ़ाई लिखाई की और यहीं पर आपकी शादी हुई। तो अखिलेश जी को जब भी वक्त मिलता है खाली समय में, वो तुरंत यहाँ पर भागते दौड़ते हुए चले आते हैं अपने लोगों के बीच में। कितना समय गुजारते हैं आप यहाँ? इधर मैं कम वक्त दे पा रहा हूँ इलेक्शन के कारण। लेकिन मैं ये बात तो कह सकता हूँ कि अगर मुझे कहीं सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा तो मुझे सैफई में, क्योंकि मैंने बहुत दुनिया देख ली, सब कुछ घूम लिया मैंने। क्या वजह है? जहाँ अपने लोग हैं, जहाँ जन्म लिया, उससे जगह क्या अच्छी हो सकती है। और फिर जो शौक पूरा करना है, मान लीजिए लोग कहेंगे कि लखनऊ में फार्म बनाओ, अरे मैंने कहा पूरा सैफई हमारा फार्म है। हाँ। जहाँ खेत इतने हैं तो क्यों फार्म बनाएं, और अगर फार्म हाउस बना लें तो पता लगा कि IT, CBI और ED पीछे घूम रही है, तो कम से कम सैफई में जो अपने खेत हैं वही हमारा फार्म है। हाँ, मुझे पेड़ लगाने का शौक है, और क्वालिटी प्लांटेशन मैंने कई बार की, सरकार में रहा तब भी की। और मुझे खुशी इस बात की कि जिस समय समाजवादी सरकार थी, उस समय सबसे ज्यादा ग्रीन कवर यूपी का बढ़ा तो समाजवादी सरकार में बढ़ा। और अगर लगाव नहीं होता नेचर के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, तो शायद इतनी बड़ी चीज में न क्रिएट कर पाता। चलिए ठीक है, एक बार फिर से मैं पूछूंगी कितनी सीटें जीत रहे हैं, लेकिन अभी एक खबर है कि मंत्री हैं बलदेव सिंह जी, उनकी ओर से कहा गया है कि जो मुसलमान होते हैं उनका काम ही बच्चे पैदा करना है। तो उनके इस बयान को, और बीजेपी के कई नेता जालीदार टोपी, लाल टोपी आपने जो पहन रखी है, इसको अपराधियों या इस तरह से जोड़ के इस तरह की बातें करते हैं। जो मुझे दिखाई दे रहा है चुनाव उत्तर प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी का इससे भी ज्यादा स्तर गिरेगा चुनाव में, और न जाने कैसे कैसे आरोप वो लगाएंगे। लेकिन मैं जनता से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि देश जहां आगे बढ़े, बिना यूपी के आगे नहीं बढ़ सकता।